नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। मैं आ गया हूँ आपकी ज्योग्राफी वाली क्लास लेकर के। और आज हमारा ये छठवां चैप्टर है विनिर्माण उद्योग। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं? टेंथ की जो एनसीईआरटी है ना, टेंथ की एनसीईआरटी का ये छठवां चैप्टर है। ठीक, पढ़ेंगे क्या? विनिर्माण उद्योग के बारे में। ठीक, पहले तो ये समझ लीजिए कि जैसे पिछली क्लास में भी हमने आपको बता रखा है कि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं ना, आर्थिक क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं ना। एक तो प्राथमिक क्रिया, ठीक, एक होता है द्वितीयक और एक होता है तृतीयक, है ना। जो प्राथमिक क्रिया होती है ना, इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं ना। तो कृषि, खनन, है ना, मत्स्य पालन, ये सब इसमें आता है। ठीक, ये प्राथमिक क्रिया है। द्वितीय क्रिया में क्या आता है? इसमें आता है, इसे उद्योग सेक्टर भी कहते हैं। पहले समझ लीजिए ये क्या है? उद्योग। ठीक, उद्योग सेक्टर भी इसे कहते हैं ना। तो इसमें क्या आता है ना, निर्माण और विनिर्माण। ठीक, इसमें निर्माण और विनिर्माण वगैरह आता है। तृतीय क्षेत्र जो होता है ना, इसी को बोलते हैं सेवा सेक्टर, ना, सर्विस सेक्टर होता है इसमें। ठीक सॉरी। तो अब यह है कि जो हमारा ये द्वितीय क्षेत्र है ना, द्वितीय क्षेत्र में आज हम पढ़ेंगे किसके? विनिर्माण के बारे में। ठीक, ये द्वितीय सेक्टर का एक भाग है। तो चलिए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ तक हमने समझ ही लिया कि भैया हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ना। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? विनिर्माण सेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो अब यहाँ से शुरू होता है। देखिए विनिर्माण क्या होता है, विनिर्माण किसे कहते हैं। ठीक, इसकी डिफिनेशन दी हुई यहाँ पर कि कच्चे पदार्थ, है ना, जो कच्चे पदार्थ होते हैं, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर, ठीक, अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहते हैं? विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जा रहा है। ठीक, मतलब विनिर्माण कहिए या वस्तु निर्माण कहिए, तो ये कैसे हो रहा है? जो कच्चा पदार्थ है ना, इसी को मूल्यवान पदार्थ में बदल दिया जा रहा है। ठीक, इसी को कहा जाता है विनिर्माण। ठीक, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कागज है। कागज से क्या बनता है? कागज कैसे बना? लकड़ी से। तो अब कागज के लिए कच्चा पदार्थ क्या है? लकड़ी है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कच्चा पदार्थ है ना, इसको मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक, तो कच्चा पदार्थ जैसे लकड़ी हो गया, तो लकड़ी को मूल्यवान पदार्थ कागज में बदल दिया जा रहा है। ठीक, जैसे चीनी है, तो चीनी कैसे बन रही है? गन्ने से। तो चीनी के लिए कच्चा पदार्थ गन्ना हो गया। लौह इस्पात है, लौह इस्पात का कच्चा पदार्थ क्या हो गया? लौह अयस्क हो गया। ठीक, और भी ऐसे ही हैं। जैसे एल्युमिनियम है, कैसे बनेगा? ये बॉक्साइड अयस्क जो होता है उससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा है कि जो कच्चा पदार्थ है, इसी को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित करने को ही क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, ये क्या है? द्वितीय सेक्टर है, द्वितीय क्रिया होती है, इस बता ही दिया हमने। तो यहाँ कहा जा रहा है कि द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति, ठीक, द्वितीय कार्य मतलब निर्माण और विनिर्माण की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री सेक्टर, उद्योग क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो उद्योग क्षेत्र में जो लगे होते हैं उनको द्वितीय क्षेत्र में लगे व्यक्ति कहा जा रहा है। तो द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। ठीक, मतलब ये जो उत्पादन आपने देखा है, जैसे कागज का उत्पादन हुआ ना, तो कागज को कौन बनाया? जो द्वितीय सेक्टर में लोग लगे हुए हैं ना, उन्होंने क्या किया? लकड़ी से कागज बना दिया। ठीक, जैसे द्वितीय सेक्टर में कौन लगा हुआ है? जैसे गन्ना है, तो गन्ने को चीनी में बदलने का जो काम कर रहे हैं, वो द्वितीय सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक, अब आगे देख लीजिए। स्टील है, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी, पेय पदार्थों संबंधित उद्योगों में लगे श्रमिक जो हैं, एक मिनट, ठीक, श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किस वर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं भैया? द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत, है ना, सेकेंडरी सेक्टर में आ रहे हैं। कौन कौन से?
जो स्टील में या कार में, कपड़ा उद्योग में, बेकरी में, या जो पेय पदार्थ बना रहे हैं, इन सब में जो लगे हुए श्रमिक हैं वो सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं, ठीक। कुछ लोग सर्विस सेक्टर में, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, ये सब क्या है, बस कंडक्टर वगैरह, ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। तो कुछ लोग क्या हो रहा है भैया, सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, केवल जो सेकेंडरी सेक्टर में लोग लगे हुए हैं ना, विनिर्माण उद्योग, इसी विषय पर बात करेंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए कि किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। मतलब कोई देश कितना डेवलपमेंट कर रहा है, आर्थिक उन्नति उसकी क्या हो रही है, वो विनिर्माण उद्योग से ही हम मापते हैं। कैसे मापते हैं भैया, पहले समझ लीजिए कि विनिर्माण उद्योग का इम्पोर्टेंस है क्या, ठीक। जो विनिर्माण उद्योग है इसका क्या महत्व है, तो विनिर्माण उद्योग सामान्यतः अगर देखेंगे तो विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझी जाती है, ठीक। क्या, विनिर्माण उद्योग विकास की या आर्थिक विकास की रीढ़ समझी जाती है, ये बात रखिए। क्योंकि देखिए यहाँ क्योंकि कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसे देखिए। क्योंकि भैया पहली बात तो ये समझिए, क्योंकि कृषि पर हमारी निर्भरता को ये कम करते हैं। कौन कृषि पर निर्भरता कम करता है, जो विनिर्माण उद्योग है ना, ये कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। आपको पता ही है कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कृषि सेक्टर में काम कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग लगे हुए हैं इस कृषि सेक्टर में, ठीक। भारत अभी क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि जहाँ कृषि प्रधान व्यवस्था होने के बाद भी इतने लोग लगे हुए हैं, लेकिन इससे लोगों की आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। तो क्या करना होगा, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो सभी को रोजगार देना है, तो विनिर्माण उद्योग भी एक अच्छा रास्ता है, ठीक। जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जा सकता है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर भैया है, तो इसमें तो बेरोजगार, मौसमी बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। कुछ टाइम तक लोगों को काम मिलता है, उसके बाद फिर लोग खाली बैठे जाते हैं, ठीक। तो भैया देखिए, विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, ठीक। यानी एग्रीकल्चर को ये क्या करता है, आधुनिकीकरण बना देता है। कैसे, नए नए औजार, हथियार, उर्वरक, नई नई खोजें, है ना, और संकर बीज वाले जो फसल होती हैं वो सब, ठीक। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये जो विनिर्माण उद्योग है कृषि का आधुनिकीकरण भी करता है, और इसके साथ साथ क्या करता है कि द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराता है, जिससे क्या होता है, कृषि पर हमारी निर्भरता कम हो जाती है, ठीक। आगे देखिए, देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है, समझ लीजिए, ठीक। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। अगर बेरोजगारी को, गरीबी को समाप्त करना है, उसका उन्मूलन करना है, तो औद्योगिक डेवलपमेंट करना होगा, है ना। क्योंकि कृषि क्षेत्र इतना पर्याप्त नहीं है कि सभी लोगों को इसमें खपा सके, सभी को रोजगार दिला सके और सभी की आमदनी हो सके, ठीक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट करना पड़ेगा, औद्योगिक विकास करना पड़ेगा, और औद्योगिक विकास करेंगे तभी बेरोजगारी और गरीबी को समाप्त किया जा सकता है, ठीक। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग, ठीक, इसी विचार पर आधारित थे। मतलब भारत में क्या था ना कि गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे, और जो संयुक्त क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट है ना, जो सरकार है, उसकी जो कंपनियां हैं, उसके जो उद्योग है। संयुक्त क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, जिसमें गवर्नमेंट भी और प्लस प्राइवेट लोग भी, दोनों मिल करके जो उद्योग चला रहे हैं, वो क्या होगा, संयुक्त क्षेत्र हो जाएगा ना, मतलब प्राइवेट और सरकारी दोनों। तो भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में जो उद्योग लगे थे ना, वो इसी विचार पर आधारित थे। किस विचार पर आधारित थे भैया, कि इस प्रकार औद्योगिक विकास किया जाए कि बेरोजगारी और गरीबी का उन्मूलन हो सके, ठीक। अभी देखिए, जनजाति पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था, ठीक। अब इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जो जनजातीय क्षेत्र था ना,
या कोई पिछड़ा क्षेत्र है तो वहाँ पर उद्योगों की स्थापना क्यों की गई? वहाँ पर उद्योगों की स्थापना करने का उद्देश्य क्या रहा है कि एक तो वहाँ की जो बेरोजगारी और वहाँ की जो गरीबी है ना उसको समाप्त किया जा सके। दूसरा बात जो जो रीजनल क्या कहते हैं असमानता है, ठीक, जो रीजनल असमानता है, रीजनल असमानता मतलब देखिए जैसे भारत के पूर्वी भाग में अगर देखिए जो बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जितना ज़्यादा डेवलप है पंजाब देख लीजिए आप, मुंबई देख लीजिए आप, गुजरात देख लीजिए, केरल देख लीजिए, ये सब एरिया ज़्यादा डेवलप है, ठीक है ना। तो अगर पूर्वी साइड में ज़्यादा इंडस्ट्री लगा लें, ज़्यादा उद्योग अगर लगा दें तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो वहाँ की बेरोजगारी, गरीबी सब समाप्त होगी, तो जो क्षेत्रीय असमानता है वो भी समाप्त होगी। यही बात यहाँ पर की जा रही है भैया, क्या कि जो भारत के उद्योग हैं, जो जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों में स्थापना जिस लिए इनकी हुई वो इसीलिए भी हुई थी कि क्षेत्रीय असमानता को वहाँ पर कम किया जा सके, ठीक। आगे भी देख लीजिए कि जो निर्मित वस्तुओं का निर्यात, ठीक, निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ाता है जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। समझ रहे हैं ना, मतलब अगर कोई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, निर्यात करना पड़ेगा, है ना। तो निर्मित वस्तुओं का अगर हम निर्यात करते हैं जिससे क्या होता है, व्यापार को बढ़ावा मिलता है, ठीक। अब व्यापार को जब बढ़ावा मिलेगा तो इससे क्या होगा कि भारत में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, है ना। ये इससे क्या होगा, इससे होगा हमारा आर्थिक विकास, है ना, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। आगे देखिए, वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं, ठीक है ना। वही देश ज़्यादा डेवलप है। कौन से देश ज़्यादा डेवलप हैं, माफ़ करिएगा सर्दी है ना तो इसलिए ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि भैया वे देश ही अधिक डेवलप है। कौन से देश अधिक डेवलप्ड हैं, जो विनिर्माण करते हैं, मतलब कच्चे माल को अधिक मूल्यवान माल में तैयार करते हैं, वही देश ज़्यादा डेवलप है, ठीक। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। अगर भारत को भी विकास करना है ना, भारत का विकास करना है तो क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शीघ्र ही औद्योगिक विकास करना होगा, ठीक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना होगा, ठीक। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है। ये मत सोचिएगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उद्योग एक दूसरे से अलग हैं, ठीक, बल्कि क्या है ये वो एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे पूरक हैं, जैसे उद्योग है, इंडस्ट्री वगैरह में क्या बनाएगा ना, इंडस्ट्री खेती के लिए भी काम करेगा ना। जैसे अब पैदावार अच्छी करनी है, पैदावार अगर अच्छी करनी है तो आपको क्या चाहिए, खाद चाहिए, है ना। तो खाद को बनाएगा कौन, खाद बनाएगा इंडस्ट्री क्षेत्र में बनेगा खाद, है ना। हल चाहिए आपको, है ना, अच्छे हल चाहिए, ट्रैक्टर, ठीक, ट्रैक्टर, है ना, थ्रेशर, ये सब कौन बनाएगा, ये सब उद्योग सेक्टर में ही बनेगा ना। तो वही कहा जा रहा है कि कृषि उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि क्या है कि वे एक दूसरे के पूरक है। कृषि क्षेत्र में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो कौन बनाएगा, उद्योग सेक्टर से आएगा ना। उद्योग को अगर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो कृषि क्षेत्र उसको पूरा करेगा, ठीक। जैसे कच्चा माल उद्योग को चाहिए ना, तो कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही तो उसे कच्चा माल मिलेगा। वही बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक। अब आगे देखिए, उदाहरण के लिए भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है, ठीक। यही बात तो अभी बता रहा हूँ कि भारत में कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं वो क्या कह रहे हैं कि कृषि पैदावार को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं समझ लीजिए, आगे बता देंगे अभी कैसे, एक सेकेंड। अब देखिए, उद्योग जो हैं कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं, ठीक, मतलब जो उद्योग हैं वो अपना कच्चा माल कृषि से प्राप्त कर रहे हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद, किनके द्वारा, जो उद्योग हैं ये जो निर्माण कर रहे हैं, सिंचाई के लिए पंप बना दे रहे हैं, नहीं, खाद बना रहे हैं, उर्वरक बना रहे हैं, मतलब कीटनाशक दवाएं बना रहे हैं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार, ये सब बना रहे हैं ना, और इसी पर तो किसान निर्भर है। यही सब किसानों को मिल जाएगा तो अपने आप पैदावार क्या हो जाएगी, पैदावार में बढ़ोतरी होगी। आगे देखिए यहाँ पे कि विनिर्माण उद्योग के विकास
स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन क्रिया भी सक्षम हुई है। ठीक, मतलब विनिर्माण उद्योग के डेवलपमेंट से क्या हुआ है, एक तो कंपटीशन और दूसरी बात क्या है कि कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा मिल रहा है, स्पर्धा मिल रही है। स्पर्धा का मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड में भारत के सामान की डिमांड बढ़ रही है ना। मतलब विश्व में जो अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीज़ें हैं उसमें भारत भी अब शामिल है। भारत के भी कुछ ब्रांड हैं, भारत के भी ब्रांड क्या हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ उनकी डिमांड बढ़ रही है। उनसे इंटरनेशनल जो मार्केट के प्रोडक्ट हैं उनसे भारत के प्रोडक्ट मुकाबला कर रहे हैं। वही बात यहाँ पर की जा रही है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण यही भैया कि विनिर्माण उद्योग जो है ना वो डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, आगे आप देखिए यहाँ लिखा भी है कि आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी और सक्षम होने की आवश्यकता है। ठीक, केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं होगी, क्या करना पड़ेगा, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। मतलब क्या है कि जो हमारे प्रोडक्ट है ना इंटरनेशनल मार्केट में भी वो जाएं, और इंटरनेशनल मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं ना जिस क्वालिटी के उसी क्वालिटी के अगर हमारे प्रोडक्ट भी रहेंगे ना तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। जिससे क्या होगा कि जो कंपटीशन है, जो हमारे सामान को लो क्वालिटी है, जब अच्छी क्वालिटी हो जाएगी तो क्या होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी, वो दूसरे प्रोडक्ट से भी मुकाबला कर पाएंगे। ठीक, यही बात यहाँ पर कही जा रही। ठीक, अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर है कि उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक, उद्योगों को हम किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। ठीक, तो देखिए उद्योगों को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक, पहले समझिए, यहाँ पर दिया हुआ है प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। ठीक, जो कच्चा माल है उसके आधार पर देखिए उद्योग कितने प्रकार के हो सकते हैं। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योग दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कृषि आधारित, दूसरा हो सकता है खनिज आधारित। ठीक, कृषि आधारित उद्योग का मतलब क्या हुआ कि उन उद्योगों को अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर वो डिपेंड है, मतलब एग्रीकल्चर या कृषि क्षेत्र से वो अपना कच्चा माल प्राप्त करेंगे। जैसे देख लीजिए सूती वस्त्र। ठीक, अब सूती वस्त्र जो इंडस्ट्री बना रही है ना, जो कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी सूती वस्त्र बना रही है, तो सूती वस्त्र के लिए उसे कच्चा माल क्या चाहिए, क्या चाहिए भैया, धागा चाहिए ना, कॉटन चाहिए। ठीक, तभी ये कॉटन से धागा बनाएगा, है ना। तो धागा बनाने के बाद फिर वही क्या बनेगा, सूती वस्त्र बनेगा। ठीक, अब देखिए जो ये प्रोडक्ट है ना, अब जो ये बना रहा है सूती वस्त्र, ठीक, इसको कच्चा माल कहाँ से चाहिए, कृषि क्षेत्र से मिलेगा इसे ये कच्चा माल। ठीक, तो वही बात है यहाँ पर, ये हो गई। अब आगे यहाँ पर देख लीजिए कि भैया जो कृषि आधारित उद्योग है ना, उसमें क्या क्या आता है, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम, है ना, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, काफ़ी और वनस्पति तेल उद्योग, ये सब क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। मतलब ये सब बनाने के लिए हमें कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, कृषि क्षेत्र से मिलेगा। आगे देख लीजिए, ये है उद्योग खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योग क्या होता है भैया, जैसे लोहा है तो लोहा के लिए, लोहा बनाने के लिए हमें अयस्क चाहिए, तो अयस्क हमें कहाँ से मिलेगा, प्राथमिक सेक्टर से मिलेगा। सीधी सीधी बात है, कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, प्राथमिक सेक्टर से मिलेगा, खनिज से ही तो हम लोहा बनाएंगे। दूसरा इस्पात है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम है, मशीन, औजार, पेट्रोल, रसायन, ये सब कहाँ से मिलेगा हमको, ये सब हमें प्राथमिक सेक्टर से मिलेगा ना। तो ये कच्चे माल को लेकर के उसका विनिर्माण करके लोहा, इस्पात, सीमेंट ये सब बनाएंगे। आगे देख लीजिए भैया कि प्रमुख भूमिका के आधार पर देखिए, भूमिका के आधार पर उद्योग दो है, एक तो आधारभूत उद्योग हो सकता है, दूसरा उपभोक्ता उद्योग हो सकता है। ठीक है ना। देखिए तो भूमिका का मतलब वो इंडस्ट्री में क्या भूमिका निभा रहा है। तो जैसे आधारभूत उद्योग है ना, तो आधारभूत उद्योग का मतलब ये हुआ कि भैया वही तो बेस बनाएगा, वही तो
इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा। जैसे मान लो अगर कोई कंपनी आप खोलना चाह रहे हैं ना, इस कंपनी को खोलने के लिए क्या चाहिए पहले समझिए। आपको चाहिए भूमि, ठीक, आपको चाहिए ईंट, है ना, आपको चाहिए सरिया, ठीक, आपको चाहिए बिजली, है ना, समझ रहे हैं ना भाई। ये सब अगर आपको नहीं, रोड चाहिए आपको ठीक है ना, अगर ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी ना तभी तो आप एक कंपनी खड़ा कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। तो अब ये सब जैसे सरिया बनाना है, बनाने के लिए ईंट, भूमि, रोड, बिजली, अब इन सब चीज़ों का उत्पादन करना है ना, तो यही सब क्षेत्र तो आधारिक उद्योग है। बिना इनके आप कंपनी कोई खड़ी कर ही नहीं सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है भैया कि आधारभूत उद्योग कौन कौन से हैं, लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्युमिनियम प्रगलन, ये सब, ठीक। तो आधारभूत उद्योग क्या हो गया भैया कि जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, ठीक। मतलब अगर ये सब प्रोडक्ट उस उद्योग को नहीं मिलेगा, ये इनका प्रोडक्ट, तो वो कंपनी या उद्योग नहीं खुल पाएगा। इसीलिए आधारभूत उद्योग किसे कह रहे हैं, इन सबको हम आधारभूत उद्योग कह रहे हैं। आगे देख लीजिए, उपभोक्ता उद्योग है भैया कि जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, ठीक, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं। जैसे देख लीजिए चीनी है ना, तो अब चीनी बनाने के लिए क्या, गन्ना चाहिए, ठीक है। और गन्ना क्या है, कृषि क्षेत्र है ना, कृषि क्षेत्र से आया गन्ना। तो अब देखिए गन्ने से सीधा चीनी बना दिया गया। अब ये क्या हो गया कि इस चीनी को किसी कंपनी में नहीं भेज रहे हैं ना, इस चीनी को क्या, इस चीनी को कौन लेगा, सीधे ग्राहक लेगा, सीधे ग्राहक के पास जाएगा, यानी यहीं इस चीनी को डायरेक्ट उपयोग कर लिया जाएगा। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि भैया जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु किया जाता है वो होता है उपभोक्ता उद्योग। जैसे चीनी है, दंत मंजन हो गया, कागज हो गया, पंखे हो गए, सिलाई मशीन हो गई, ये सब क्या है, उपभोक्ता उद्योग हैं, ठीक। आगे यहाँ पर देख लीजिए, पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग होते हैं। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग, जैसे एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो लघु उद्योग है उसे लघु उद्योग किसे कहेंगे, इस परिभाषा को अगर देखेंगे तो जो लघु उद्योग है वो कितना अधिकतम निवेश कर रही है ना, अधिकतम निवेश मूल्य उसका क्या है, ठीक। इसी आधार पर हम देखते हैं कि वो उद्योग लघु उद्योग है कि मध्यम है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। किस आधार पर देखते हैं, इस आधार पर हम देखते हैं कि उसकी जो एक इकाई पर अधिकतम निवेश कितना हो रहा है ना, इन्वेस्टमेंट के आधार पर हम ये देख लेते हैं भैया कि वो लघु उद्योग है कि कैसा है, ठीक। अब देखिए यह निवेश सीमा, ठीक, जितना मतलब उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है वो निवेश सीमा समय के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे लघु उद्योग को हम कितना मान लेते कि कितना से कितना अगर इन्वेस्ट हो रहा है कि हम उसे लघु उद्योग माने, तो जितना भी हम मान रहे हैं ना वो एक नहीं होता, वो समय के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक। अब देखिए अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है क्या, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है, क्या की जाती है भैया कि हम उसे कौन से उद्योग की श्रेणी में रख रहे हैं, ठीक। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है, ठीक। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ तक स्वीकार्य है, किसके लिए, लघु उद्योग के लिए, ठीक। अब देखिए स्वामित्व के आधार पर अगर देखें उद्योग, तो या तो वो सार्वजनिक क्षेत्र की होगी, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब ये गवर्नमेंट के अंडर में होगी। स्वामित्व के आधार पर देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, समझ रहे हैं ना, सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित, ठीक, सरकार द्वारा संचालित उद्योग, यानी कुल मिला के समझ लीजिए कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो कंपनी है वो उसे सरकार हैंडल कर रही है ना, मतलब सरकार द्वारा संचालित उद्योग है। जैसे
देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी भेल, ठीक, और सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब क्या हैं, ये सब सार्वजनिक उद्योग हैं, ठीक, यानी सरकार की इसमें पूरे तरीके से हिस्सेदारी है, सरकार ही इसे चला रही है। दूसरा होता है निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग का मतलब होता है कि कोई एक व्यक्ति के स्वामित्व में, ठीक, और उसके द्वारा संचालित, लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है, मतलब डायरेक्ट लोग ही उसे चला रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर हो गया ना, किसी एक व्यक्ति के अंडर में है या लोगों के अंडर में है, सरकार में उसका कोई इंटरफेयर नहीं है, इसी को बोला जा रहा है भैया कि निजी क्षेत्र, ठीक। जैसे टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है ना, डाबर उद्योग है, ये सब क्या है, प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियों को ही निजी क्षेत्र बोल रहे हैं। और एक होता है संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग मतलब क्या होता है कि उसमें सरकार का भी हिस्सा होगा और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट, यानी लोग भी उसमें हो गया और सरकार का भी होगा ना, ठीक। वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चल रहे हैं भैया, वो क्या हो जाते हैं, संयुक्त उद्योग। जैसे जैसे ये दिख रहा है ना, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक, इसी तरीके का उद्योग है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, ये सहकारी उद्योग, देखिए क्या होता है, सहकारी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव क्या होता है भैया कि जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है, ठीक। मतलब इसके मालिक कौन होते हैं सहकारी उद्योग के, जो कच्चा माल की पूर्ति कर रहा है ना, जो कच्चे माल की पूर्ति कर रहा है या कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले जो उत्पादक हैं या जो श्रमिक हैं या दोनों के हाथों में होता है, ठीक। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है, ठीक, मतलब उसमें कौन कौन होंगे, उत्पादक भी होंगे, श्रमिक भी शामिल होंगे। कौन सा उत्पादक श्रमिक, जो कच्चे माल की पूर्ति कर रहे हैं। तो संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है। मतलब जो लाभ हानि होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसमें दोनों का आनुपातिक हिस्सा होता है। किसका, जो कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादक हैं, श्रमिक हैं, या दोनों के हाथों में होगा, ठीक। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल ना, केरल के नारियल, ये सब क्या है, सहकारी उद्योग, ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर उद्योग भी होते हैं। तो भारी उद्योग किसे कहेंगे, जैसे लोहा और इस्पात क्या होता है ना, ये बहुत भारी होते हैं, वेट इनका बहुत ज़्यादा होता है। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युत उद्योग, ठीक है ना, सब हल्के उद्योग होते हैं। तो ये हो गया आपका उद्योगों का वर्गीकरण। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कुछ कृषि आधारित उद्योग, देख लीजिए क्या होता है। कृषि आधारित उद्योग अभी हमने बता दिया कि सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी, ठीक, तथा वनस्पति तेल, ये सब क्या है, कृषि आधारित उद्योग होते हैं ना। ये उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है, ठीक, मतलब एग्रीकल्चर से जो माल आ रहा है उसी पर ये डेवलप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मतलब बिना कच्चे माल के ये अपना उत्पाद नहीं बना सकते हैं। जैसे वस्त्र उद्योग देख लीजिए, वस्त्र उद्योग क्या है कि वस्त्र उद्योग, समझ लीजिए वस्त्र उद्योग क्या है, विनिर्मित है ना, कच्चे माल पर आधारित है ये। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है, ठीक। दूसरा देखिए सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन काल में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे, ठीक। फिर 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय हथकरघों का या विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा, ठीक। ये सब हिस्ट्री की बात है। औपनिवेशिक काल के दौरान, मतलब जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय क्या हो रहा था कि हमारे जो परंपरागत उद्योग को बहुत हानि हुई थी, अंग्रेजों ने बहुत क्षति पहुंचाई थी, सूती वस्त्र उद्योग को भी क्षति पहुंचाई थी, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। मतलब क्या था कि इंग्लैंड में
औद्योगिक क्रांति हुई पहली, तो इंग्लैंड में क्या हुआ था भैया कि उस समय मशीन से कपड़े बनाए जा रहे थे और हमारे यहाँ क्या था, हथकरघा था, इसी से बुनाई चल रही थी। तो उनके जो प्रोडक्ट थे ना, उनके प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा स्पर्धा करते थे, ज़्यादा सेल होते थे। क्यों? क्योंकि वो हल्के भी होते थे, पहनने में भी आराम हो जाता था। हमारे यहाँ के जो कपड़े थे वो भारी बन जाते थे, है ना, और महंगे भी हो जाते थे। तो यही कारण रहा है कि हम उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। ठीक, यहाँ देख लीजिए एक चीज़ दिया हुआ है कि कैसे बनता है रेशा उत्पादन। क्या है कि कच्चा रेशा होगा, ठीक, रेशा उत्पादन होगा, इससे क्या होगा, कच्चा रेशा बनेगा। फिर क्या होगा, देखिए रेशा उत्पादन के बाद इसके रेशे की धुनाई शुरू होगी, धुनाई कताई। धुनाई कताई के बाद क्या होगा, सूत बनेगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, उसकी बुनाई शुरू हो जाएगी। धुनाई कताई के बाद क्या होगा, बुनाई शुरू हो जाएगी। बुनाई के बाद क्या हो जाएगा, वो कपड़ा बनेगा। ठीक है ना, फिर क्या होगा कपड़े का, उसका रंगाई होगा, परिष्करण होगा, इससे क्या बनेगा, वस्त्र बनेगा, गारमेंट बन जाएगा। ठीक है, फिर रंगाई या परिष्करण के बाद क्या होगा, वस्त्र निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो वस्त्र निर्माण क्या होता है, इससे क्या हुआ कि यही होता है, वस्त्र निर्माण के बाद वो वस्त्र बन गया, गारमेंट बन गया, या वस्त्र निर्माण जो है उसकी उसमें क्या होगा, रंगाई होगी, उसकी रंगाई से क्या होगा, वस्त्र निर्माण हो जाएगा। ठीक, वही बात यहाँ पर कही जा रही। तो ये क्या है, ये वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पादन की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, देख लीजिए कि भैया यहाँ देखिए कि पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था। ठीक, याद रखिएगा, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में 1854 में मुंबई में लगाया गया था। ठीक, यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, कुछ फैक्ट था, ऐसे जानते रहिए। ठीक, अब यहाँ से देखिए कि भैया आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्रों तक ही सीमित थे ना। शुरू में क्या हुआ, अभी हमने बताया ना, यहाँ पे देखिए क्या बताया कि पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग क्या बना, 1854 मुंबई में लगाया गया। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि शुरू के वर्षों में क्या देखा गया कि जो सूती वस्त्र उद्योग है वो महाराष्ट्र गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्र जो थे वहीं तक थे। ठीक, कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, पत्तन मतलब जो बंदरगाह के समीप थे, श्रम भी मिल जाते थे, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे डेवलप करता गया क्या कि कपास की उपलब्धता, ठीक, बाजार डेवलप होने लगा, परिवहन भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुए, बंदरगाहों की समीपता भी और ज़्यादा डेवलप हुई, श्रम, नमी युक्त जलवायु, ये सब क्या है, कारकों ने क्या किया है कि इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। किसके स्थानीयकरण को, सूती वस्त्र उद्योग को। तब आगे क्या हुआ भैया कि इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है, पहली बात समझिए। ठीक, एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत संबंध है, और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, ठीक है ना, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। मतलब उनको रोजगार प्रदान करता है ना, ये कौन, वस्त्र उद्योग। ठीक, अब देखिए इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। ठीक, फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। ठीक, अब आगे देखिए, यद्यपि कताई महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में केंद्रित है, ठीक, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रित है ना। मतलब भले ही क्या कहते हैं, कताई वगैरह ये सब कहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में भले वहीं हो रहा है, लेकिन और भी चीज़ें हैं। ठीक, जैसे कि जरी, कसीदाकारी या सूती, ये सब कहाँ थे कि बुनाई के परंपरागत कौशल। जैसे आप जानते हैं कि लखनऊ में ना जरी जदोरी बहुत फेमस है ना, चिकनकारी जिसे बोलते चिकनकारी
है ना। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कपड़े की बुनाई, कढ़ाई ये सब होती है, लेकिन क्या होता है, कताई भले ही महाराष्ट्र और गुजरात में हो रहा हो, ठीक, लेकिन बुनाई डिजाइन ये इसका विकेंद्रीकरण हुआ है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है। मतलब यहाँ पर कताई जो होती है वो बहुत बड़े लेवल की बात है। लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि भैया पहली बात तो यहाँ से जो अच्छे होते हैं ना वो विदेश भेज दिए जाते हैं, ठीक। ये भी है, बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत घरों व मिलों में होता है, ठीक। ये भी एक दिक्कत है, ठीक। बड़ी बड़ी मशीनें होनी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाथ से बुनी खादी, हाँ, कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है, ठीक। तो हाथ से बुनी जो खादी है ना, कुटीर उद्योग के रूप में क्या करता है, जो बुनकर होते हैं उनको रोजगार प्रदान करता है, ठीक। महात्मा गांधी को तो आप जानते भी है कि गांधी जी ने सूत काता है, सूत काटने के लिए चरखा उनका वो भी था, है ना, साइन भी रहा है। वो सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे, देखेंगे आगे। हिस्ट्री की क्लास बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं, है ना। जो एनसीईआरटी है ना, पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक। पहले हम क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे 6 से 12 तक, अलग अलग सब्जेक्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं, जियोग्राफी की पढ़ रहे हैं ना, और ये 10th की चल रही है, 11th और 12th की, ये दो दो किताबें हैं ना, ये 4 किताब करने के बाद ना, ख़त्म करने के बाद हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। हिस्ट्री पढ़ेंगे 6 से 12 तक, सारी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी पढ़ेंगे। सारी एनसीईआरटियों को हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ना हम स्टैंडर्ड लेवल की क्लास पढ़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, साइंस, इन सब को ना हम एक बड़े लेवल पर एक स्टैंडर्ड नोट्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आगे अब ये देख लीजिए कि भैया हमारे देश में विद्युत चालित करघों, हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक। इस पर एक चर्चा करने की बात है, ठीक। आगे देखिए पटसन उद्योग के बारे में। तो भैया पटसन उद्योग भारत पटसन व पटसन निर्मित रसायन का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक। पहले समझ लीजिए, भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक, तथा बांग्लादेश के बाद दूसरा बड़ा निर्यातक भी है, ये भी याद रखिएगा। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इसमें अधिकांश कहाँ थे, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर, ठीक। 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में ये सब स्थित हैं, ठीक। पहला पटसन उद्योग कहाँ बना, कोलकाता के निकट रिसरा नामक जगह है, रिसरा में, ठीक। कब, 1855 में। सूती वस्त्र, इसके पहले बताया हूँ अभी, है ना, कि यहाँ पर बताया, देख रहे हैं, ये पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगा, और इसके बाद में लगा है पटसन उद्योग, यहाँ पर देखिए, इस पे बाद में 1855 में रिसरा में कोलकाता ना पटसन उद्योग लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन के बाद पटसन मिलें भारत में रह गईं, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चला गया। ये भी बात थी। आगे देखिए, हुगली तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण हैं, ठीक। मतलब जो पटसन उद्योग है वो हुगली तट पर क्यों है, समझिए, पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता है यहाँ पर। दूसरी बात यह है, मतलब हुगली नदी के तट पर ही ये मिलें, जो पटसन उद्योग की मिलें हैं, वो क्यों हैं, इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न पहला तो यही है कि भैया पटसन उत्पादक क्षेत्रों से पास में सस्ता जल परिवहन है, सड़क, रेल, जल परिवहन का जाल, ठीक, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, ठीक। ये सब है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पटसन उद्योग है वो हुगली नदी के तट पर डेवलप्ड है। कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, ठीक, पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य कहाँ, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध हो जाता है। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा, जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधा भी वहाँ पर उपलब्ध है। इसीलिए क्या हो रहा है कि हुगली नदी के तट पर ये पटसन उद्योग ज़्यादा अच्छे से
डेवलप कर गया। अब देखिए चीनी उद्योग की बात कर रहे हैं तो भारत का चीनी उत्पाद में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ और खंड सारी के उत्पादन में प्रथम स्थान है। याद रखिए चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है और गुड़ और खंड सारी उत्पादन में प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है। गन्ना है ना, तो गन्ना भारी होता है। दूसरी बात है कि इसे दूसरे जगह पर ले जाने में इसकी गुणवत्ता भी तो कम हो जाएगी ना, सूख जाएगा। ठीक, कच्चा माल होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है ना। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये देखिए अभी मैप दिखाते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हैं चीनी मिलें। ठीक, चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। ठीक, यह उद्योग मौसमी है और अंतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। ठीक, इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। महाराष्ट्र में जो गन्ना होता है उसमें सुक्रोज ज़्यादा होता है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियाँ भी सक्सेसफुल हैं। यही कारण है कि इन सब क्षेत्रों में क्या चीनी मिलें ज़्यादा बढ़ रही हैं। पहले तो उत्तर प्रदेश और बिहार है, लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इनकी संख्या धीरे धीरे करके ज़्यादा बढ़ रही है ना। यहाँ पर देख लीजिए कुछ दिया हुआ है, पहले ये देख लिए कि इस मैप को देखेंगे तो अभी समझ लीजिए कि इस मैप को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, याद रखिएगा कौन सा सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशम वस्त्र कहाँ पे है, इस मैप को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।